अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत में। हूं सोनिया। 37 ताइफर इद्दत 9 मई 190 मिलियन पाउंड समेत दर्जनों मुकदमात का सामना करने वाले बानी पीटीआई पर अब एक और केस की तलवार लटक रही है, जिसका ताल्लुक पीटीआई या मौजूदा गवर्नमेंट से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक 50 साल पहले पेश आने वाले वाकयात से है। क्योंकि हमने देखा कि एफआईए ने बानी पीटीआई के अकाउंट से गुज़िश्ता दिनों अपलोड होने वाली वीडियो के हवाले से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़ाहिर वीडियो जिसमें सारिह है 1971 पर हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट और 1971 के हालात का मौजूदा हालात से मवाजना करने की कोशिश की गई है। यही नहीं, मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, उन पर भी इस हवाले से तनकीद की गई है। उन्हें भी इस वीडियो के अंदर जो है वो निशाना बनाया गया है। अब इस वीडियो के बाद सख्त रद्द-ए-अमल आया है और एक क्विक एक्शन भी हमें नजर आया एफआईए की जानिब से। 26 मई को हमने देखा ये वीडियो अपलोड होती है, फिर 29 मई को एफआईए के साइबर क्राइम सर्कल ने इस पर इंक्वायरी शुरू कर दी और फिर इमरान खान साहब से मिलने भी गए बानी पीटीआई से जेल में, जहां इमरान खान ने जवाब देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि ये इल्ज़ामात भोंडे इल्ज़ामात हैं और मैं अपने वकला की मौजूदगी में ही किसी सवाल का जवाब दे सकूंगा। अब ये तो एक सूरत हाल पैदा हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारी सूरत हाल पर रद्द अमल है, कुछ जो रहनुमा हैं वो इस सारी सूरत हाल से डिस्टेंस करते हमें नजर आ रहे हैं। रऊफ हसन के बयान देखते हैं, चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनके बयान देखते हैं, अली मोहम्मद खान कुछ और बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान की मर्जी के बगैर हुए, सोशल मीडिया खुद से कर लेती है, कॉन्सेंट नहीं होता समटाइम्स पार्टी का। लेकिन फिर हमने देखा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करके आने वाले जो वकील थे इमरान खान साहब के, इंतज़ार पंजोता साहब, उन्होंने जब मीडिया टॉक की, डिफरेंट जो टॉक शोज हैं उन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की अप्रूवल से या बानी पीटीआई की अप्रूवल से कोई चीज़ सोशल मीडिया पर अपलोड होती नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया टीम को खिराज तहसीन पेश किया है जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने। साथ साथ सोशल मीडिया की टीम को खिराज तहसीन पेश करने के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हुआ वो इमरान खान साहब की यानी बानी पीटीआई की मर्जी से हुआ। अब एक और अहम बात ये है कि कुछ रहनुमा जो ज़ाहिर पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, अगर तो वो इस चीज़ से डिस्टेंस करते नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान की मर्जी के बगैर ये वीडियो अपलोड हुई, तो फिर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अभी तक उनकी एक ऑफिशियल जो अकाउंट है वहाँ से ये वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई। और अगर डिलीट नहीं होती, खान साहब इसी मौके पर कायम रहते हैं, तो फिर हमें लग रहा है कि सूरत हाल बाकायदा तसादुम की जानिब हमें बढ़ती नजर आएगी। क्योंकि 9 मई के वाकयात को लेकर कुछ देर पहले फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया वो काफ़ी पीटीआई के लिए एक अलार्मिंग था, जिसमें ये कहा गया कि 9 मई के जो किरदार हैं उन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, उन्हें सज़ा दी जाएगी। अभी 9 मई थमा नहीं था कि फिर से एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया, और ये बड़ा अफसोसनाक भी है। तारीख के तनाजुर में भी अगर देखें कि 1971 के वाकयात को मौजूदा हालात से जोड़ना और फिर उन हालात को बाकायदा ज़ाहिर बुनियाद बनाकर मौजूदा जो आर्मी है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, इस पर तनकीद करना। अब ये मामला कहाँ पर जाएंगे, सूरत हाल किस तरफ जाएगी, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद हैं, आपको बताएं कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबराह जवानाने पाकिस्तान प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम मुस्लिम लीग काफ का इस सारी सूरत हाल पर मौक़िफ़ लेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप सरबराह हैं जवानाने पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। हमने देखा कि साइफर केस, इद्दत केस, 9 मई के मुकदमात, सैकड़ों ऐसे मुकदमात ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुकदमात को लेकर मुश्किल में है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक और मुतनाज़े वीडियो पोस्ट की गई है, दहाइयों पुराने वाक़यात का आज से मुवाजना किया जाना, जिस पर ज़ाहिर बड़ा सख्त रद्द अमल भी आया। गवर्नमेंट की तरफ से एफआईए ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, बल्कि जो ख़त लिखा गया जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को, उसमें तो ये कहा गया कि ये ऑफिशियल अकाउंट से रियासत मुखालिफ पाक फ़ौज के खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सर, क्या मकासद हो सकते हैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करने की? ऑलरेडी 9 मई की तलवार लटक रही है, फिर से एक और शोशा छोड़ दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि कभी इसे डिस्टेंस करने की कोशिश की जाती है इस वीडियो से, और कभी कहा जाता है कि मर्जी के बगैर कुछ अपलोड नहीं होता।
आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद पीटीआई एक और मुश्किल में पड़ने लगी है, और आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई जो है वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रही, और जो उसने ये सोच लिया है कि शायद एजिटेशन वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए वो अपने दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। अब ये बहुत अहमियत की बात है कि क्या पीटीआई हुकूमत करना भी चाहती है? क्या वो पहले भी हुकूमत करना चाहती थी? अगर वो करना चाहती तो फिर कोई वो जामे मंसूबे जो है और हिकमत अमली के साथ आती। मुझे तो ये पता है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 20 जनवरी 2019 को पहला पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी हुआ जो इसराइल जाने की, जिसमें इजाजत दे दी गई खालिद फिशल नामी आदमी को, जिसका बहुत मामला भी हुआ। फिर इसी तरीके से 5 अगस्त 2019 को जो है वो कश्मीर हमसे जो है वो अलहदा कर लिया गया, और कहा तो खान साहब ने ये कि वो कश्मीर के वकील हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ 3 जुम्मे 3 मिनट खामोशी हमने इख्तियार की और फिर बात खत्म हो गई। फिर हमने IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर स्टेट बैंक का गवर्नर अपॉइंट किया, जिसको पाकिस्तान के आइन और कानून से ही मावरा कर दिया गया। ये वो तमाम बातें हैं जो ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि वो जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उसके बदले में 13 लाख लोग बेघर बेमकान, अपना नौकरी उनकी खत्म हो गई, बेरोजगार हो गए। तो हाँ, बेरोजगार हो गए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अवामिल थे ये तो बड़े मेरे ख्याल में खतरनाक थे। सी पैक का जो है वो उसके ऊपर चाइना का अदम एतमाद करना। आज जो है क्या वजह है कि सऊदी अरब भी, तुर्किया भी, चीन भी, UAE भी, कतर भी, वो तमाम जो पीटीआई की हुकूमत के मुतजाद क्यों नजर आते हैं? क्या वजह है कि वो उनसे इख्तलाफ राय रखते हैं? ये सोचने तो अब मुझे बताएं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये अब आगे व्हाट नेक्स्ट, अब होने क्या जा रहे हैं? हमने देखा 9 मई के वाकयात को लेकर ही गुज़िश्ता दिनों ही हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा सख्त रिएक्शन आया और वाज़े तौर पर एक मैसेज दिया गया इदारे की जानिब से कि ऐसे किरदारों को माफ़ नहीं किया जा सकता। अभी उससे ही नहीं निकले थे कि एक और वीडियो। अब आपको क्या लगता है, एक फुल फ्लैच एक मैसेज आएगा या आपको एक कार्रवाई होती हुई नजर आएगी इनके खिलाफ के दोबारा कोई इस तरह की जुर्रत ना कर सके अपने ही रियासती इदारों को इस तरह से प्रोपेगेट करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये मैं पीछे बैकग्राउंड दे रहा था कि वजूहात जो मैंने कहा, अब भी वो क्या हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। जो उनके वजीर आला हैं वो ये कह रहे हैं कि जी बिजली चोरों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये बातें एक वजीर आला के लेवल की नहीं है। इससे नजर ये आ रहा है कि एजिटेशन को वो हवा देना चाह रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को जो वो लेके आए हैं, इसमें और बहुत अच्छी चॉइसेस थी जिससे सूबे के इंतजामी अमूर बेहतर हो सकते थे। आप देखते हैं, आप ट्वीट के ऊपर आते हैं, अब ट्विटर हैंडल जो है वो एक ऐसी चीज है कि अब ये आगे खड्डा और पीछे खाई जैसी सूरत हाल में फंस गए हैं। अगर तो तहरीके इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है वो ये इकरार करते हैं कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया और उनके बदले में किसी ने किया है, कोई किसी हैंडलर ने किया है, तो हुकूमत पाकिस्तान ये जो FIR की टीम भेजी गई थी, इसका मकसद भी यही था, जिसको उन्होंने सिर्फ मिलने से इनकार कर दिया। इनकार इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उनको मालूम है कि मैं कोई रिटर्न स्टेटेड जो कोई बात कर दूंगा तो हुकूमत जो है वो एक्स को, हाँ, उन्हें कहा वुकला की मौजूदगी में ही बात करूंगा, वुकला की मौजूदगी में। हाँ, माजी का जो एक्स है, जो माजी का ट्विटर है, अब एक्स के नाम से उसको खत लिख देगी और उसके ऊपर कहेगी कि जी ये ट्विटर हैंडल तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसको या तो सस्पेंड कर दिया जाए और या इसको जो है खत्म कर दिया जाए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, बाय द वे फॉलोइंग जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट की ज्यादा थी। अब दूसरी बात, अगर वो ये कहते हैं कि मैंने ही किया है ये ट्वीट, तो उसमें 2 सवाल है। पहला ये कि जेल से उन्होंने फोन कैसे इस्तेमाल किया, यानी कि एक और गैर कानूनी अमल, और अगर उन्होंने किया है तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 यानी कि संगीन गद्दारी का मुकदमा जो है उसका इतलाक हो सकता है। तो सवाल फिर इंतजामिया में भी उठते हैं ना सर कि जेल इंतजामिया सिक्योरिटी इस पे भी लूपहोल्स नहीं है फिर, अगर वाकई वो जेल में रहकर ये सब कर सकते हैं तो?
देखिए ना, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, ये तो तय होगा ना कि उन्होंने किया या नहीं किया, इसलिए ये फंस गए। अब आप देखिए रऊफ हसन का ये बयान हाँ है कि बिल्कुल। गैर ममालिक से हाँ उनका ट्विटर हैंडल हो रहा है। हाँ जी, असद उमर का बयान मुख्तलिफ है, गौहर साहब का बयान मुख्तलिफ है, फिर अली मोहम्मद खान का मुख्तलिफ है। मैं सॉरी, आपकी आवाज मुझे कटती, आप फरमा दीजिए, आप पहले बात कीजिए। जी जी सर, आप कंटिन्यू रखिए। जी, मेरी गुजारिश उसमें यह है कि जिस पीटीआई को इतना पता है, उनके जो लीडर्स हैं कि बुशरा साहिबा के खाने के अंदर 3 महीने पहले 3 कतरे हार्पिक दिए गए, उनको ये क्यों नहीं पता चल रहा कि ये इतना अहम ट्वीट किसने किया। अब आप देखें, अब बयानिया ये सिर्फ ये नहीं है, ये एक बात नहीं है कि आपने वो कह दिया कि जनाब एक ट्वीट की बात नहीं है। जानवर, गद्दार, मीर सादिक, मीर जाफर, 9 मई और मैं छोड़ूंगा नहीं, और आर्मी चीफ का नाम ले लेंगे और उससे पहले आईजी को कहना कि मैं तुम्हें फांसी अपने हाथों से दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये तमाम एक पीछे हिस्ट्री है। इसलिए इसको आप एक सेकंड में डिनाइल, ये पीटीआई ने एक रवैया बनाया हुआ है कि हम एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन उसी के ऊपर जो है वो एक यू टर्न ले लेते हैं। एक और चीज है, वक्त कम है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक और चीज है ना, जिस तरह से अभी आपने बात की कि मुतबादिल बयानात आ रहे हैं, कुछ रहनुमा इससे डिस्टेंस करते नजर आ रहे हैं, कुछ कहते हैं कि इमरान खान की मर्जी के बगैर अपलोड हुआ है, बैरिस्टर गौहर अली खान का भी आपने जिक्र किया। लेकिन मसला ये है कि अगर उनकी ईमा नहीं थी इस ट्वीट में, तो अभी तक तो वो उनकी ऑफिशियल अकाउंट पर मौजूद है, अभी तक वो ट्वीट डिलीट नहीं हुआ। तो इससे यही मैसेज जाता है। इंतजार पंजोता साहब ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक की, उन्होंने तो सोशल मीडिया टीम को बाकायदा खराज तहसीन पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी होता है इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये बात दुरुस्त है। अगर देखिए ना, ट्वीट मौजूद है, आप उनके लिए बड़े, मैंने आपसे इसीलिए शुरू में ही बोला था कि आगे खड्डा और पीछे खाई। अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इसको डिलीट करते हैं, जो कि उनको करना पड़ेगा, मैंने रात अपने ट्विटर के ऊपर मैसेज किया है कि उनको लगता है ये डिलीट करना पड़ेगा और फिर वो ये कहेंगे आप बस घबराना नहीं है आपको। मसला यहाँ ये है कि ये एक गड़बड़ हो गई है, और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं थी। मैं गुजारिश, फॉर्मेशन कमांडर फर्क है, हाँ, फॉर्मेशन कमांडर और कोर कमांडर में बड़ा फर्क है। कोर कमांडर जो होते हैं वो 3 स्टार जनरल्स होते हैं, और उसमें भी सिर्फ जो कोर कमांडर्स होते हैं वो बैठते हैं और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स बैठते हैं। ये तकरीबन 250 से ज्यादा इनकी जो है ये मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन फॉर्मेशन कमांडर जो है पाकिस्तान का एक मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल इसके अंदर बैठता है। कोर कमांडर में सारे लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बैठते, ठीक है। इसलिए ये ऐसी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जाता है, और अभी तक ये 83 हो चुकी हैं, यानी कि इसको मिला के ये 83वीं थी। इसका मतलब यह है कि आर्मी की हाई कमांड में मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है, और जो ये पॉलिसी इसके अंदर दी गई है इसके ऊपर हुकूमत कानून साजी करके अमल करवाएगी। यानी कि मुझे नजर आ रहा है कि ये आर्टिकल 6 की तरफ बात जा रही है। ये अभी मामला थमेगा नहीं। 9 मई के भयानक वाकयात जो है अफवाज पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान और मीडिया पाकिस्तान कभी जो है इसको फरामोश नहीं होने देगा। इसको 71 के साथ तशबीह देने का मतलब ये है कि आप लोगों को उकसा रहे हैं गद्दारी की तरफ, मुल्क दुश्मनी की तरफ। पाकिस्तान की सैटेलाइट जाती है, यहाँ पीटीआई के ट्रोल्स जो हैं उनको तकलीफ पड़ जाती है। पाकिस्तान का कौमी दिन होता है 14 अगस्त, आप झंडे दफनाना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान का 28 मई जैसा यौम फख्र आता है, हमारा जो यौम तकबीर, और उस दिन जो है आप भारत की ज़बान बोलना शुरू हो जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो है हाय हाय करना शुरू हो जाते हैं। ये कौन से अवामिल हैं? क्या ये मुल्क दुश्मनी के अंदर है? ये मुल्क को आप तोड़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ठीक है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बड़ा ठीक है, हाँ, मेरा रिकॉर्ड। ठीक है। अब हमीद गुल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये अब सूरत हाल थमेगी नहीं, बल्कि इस पर बाकायदा तौर पर, जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी किया कि इदारों के अंदर भी बाकायदा गम गुस्सा भी है सारी सूरत हाल को लेकर। लेकिन सर, एक तो जिस तरह से आपने बात की कि अब आर्टिकल 6 तक मामला जा सकता है, कुछ एमओगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि जमात को ही कलअदम करार दिया जा सकता है,
तो मामला इस नौबत तक भी आएगा कि जमात को ही कलअदम करार दिया जाए, या आपको लगता है कि जैसे 9 मई के सानिहात में अब पकड़ दकड़ हुई, फिर क़यादत बदली, फिर वकला ने आके फ्रंट से लीड किया, ये सूरत-ए-हाल पार्टी का क्या मुस्तकबिल है इस सब के बाद? देखिए, मैं जो अभी आपके साथ बात करने लगा हूँ वो बड़ी अहम और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन साहब, बिल्कुल अल्ताफ हुसैन साहब जो थे वो इसी किस्म के बयान देते थे और फिर वो बयान देते चले गए और उनकी पार्टी जो है इंतशार फैलाती चली गई। नतीजा ये हुआ कि अल्ताफ हुसैन का जब फिर रस्सी खींची गई तो फिर तख्ता नीचे से हट गया और पार्टी का जो तख्ता था वो किसी और के पास चला गया और अल्ताफ हुसैन जो है वो कटी पतंग बन गए। आज इमरान खान साहब के साथ यही कुछ होने वाला नजर आ रहा है। पार्टी तो रहेगी और पार्टी की क़यादत के लिए वो शख्स मौजूद है जो इस टाइम पे हुकूमत में और हुकूमत में है अली अमीन गंडापुर साहब और वो इस टाइम पे रवाबित में भी मौजूद है, आपने देखा। लेकिन अगर क़यादत उनके पास आ गई तो फिर मुझे आप बताएं कि इनकी पार्टी कहां खड़ी होगी और लीडरशिप क्या करेगी। ठीक है, वक्त आ गया है कि बानी पीटीआई की रस्सी जो है वो खींची जाए। एक तो ये मौक़िफ़ है, दूसरा हमीद गुल साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से कुछ बयानात ऐसे भी आए कि माफ़ी मांग ली जाए, अब अपनी ज़ाहिर वो थॉट्स को चेंज किया जाए तो शायद कोई नरम गोशा वहाँ पर हो, अभी भी कोई गुंजाइश है कि कौम के सामने आए, माफ़ी मांगे और फिर से पॉलिटिक्स करें, या अब कोई नरम गोशा नहीं है, अब फुल फ्लैश फैसला हो गया? देखिए, जो ये लक्षण है ये माफ़ी वाले नहीं है। अगर 9 मई के बाद आप फिर इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं, आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेहदी हसन को इंटरव्यू जो दे रहे हैं, आप ये सिर्फ बिल्कुल नहीं है, हाँ, ट्वीट के बाद मेहदी हसन को बिल्कुल इंटरव्यू किया। अब ये तमाम चीजें जो है क्या ये माफी की तरफ जा रही हैं? अब मेरे ख्याल में ना माफी का जज्बा रावलपिंडी में रहा है और ना पीटीआई जो है वो इस तरीके से उन्होंने जेनसाजी कर चुके हैं कि अब माफी से नहीं, अब तो तख्त या तख्ता होगा। लेकिन एक चीज मुझे बताएं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जेल में रहते हुए क्या सोच आपको लगता है, क्या स्कूल ऑफ थॉट है जिसके तहत ये बयानात दे रहे हैं? उनको क्या अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा? आप देखें जिस तरह से 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी तितर बितर हुई, जेलों में लीडरान गए, फिर इलेक्शन के मामलात में जो भी हुआ, ये इन्होंने सबक नहीं सीखा? मतलब आपको लगता है कि इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कि प्रेशराइज किया जाए इदारे को, गवर्नमेंट को, ये सोच के ये सब हो रहा है? देखिए, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो ताकत के नशे के अंदर और फेक जो पॉपुलैरिटी होती है उसके अंदर आप आ जाते हैं। मैं बड़ी मिसाल एक जबरदस्त दूंगा। आप छोटी ईद के बाद जो है उन्होंने एजिटेशन का ऐलान किया था, बड़ी ईद में 15 दिन भी नहीं रहे और मुझे ये बताइए कि वो एजिटेशन कहाँ गई? यानी कि सोशल मीडिया पे तो जो मर्जी वो मेला करवा लें, ग्राउंड के ऊपर किधर है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि भुट्टो साहब आखिरी दिन जिस दिन वो उनका वो हुआ तो वो कहते थे मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। ये इंसान को एक शराब है जो इंसान को एक धोखा देता है और समझता इंसान ये है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। स्टेट के पास मुतअद्दद हरबे होते हैं। अभी ये शायर अहमद फराद के हवाले से आप अगर देख लें कि क्या हुआ, पहले बड़ा मामला हुआ कि जी अदालत ने बुला लिया, DGISI को बुला लेंगे, आर्मी चीफ को बुला लेंगे, वजीर आजम को बुला लेंगे, काबीना को बिठा लेंगे। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी पुलिस कस्टडी में जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर बैठा हुआ है, सब मामला ठोस हो गया। लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, यहाँ पे कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिन पर बहरहाल जो इदारे हैं उनको भी अपनी पॉलिसी या रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है, आप एग्री करें या ना करें। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जिस नहज पर मामलात आ गए हैं, गवर्नमेंट के एंड पर जो सारी सूरत हाल है इस वक्त, मौशी मुश्किलात हैं, फिर ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी है हमारी, आपको लगता है कि ये सारी अफोर्ड कर सकता है मुल्क? एजुटेशन, सियासी अदम इस्तेकाम अगर पैदा होता है तो ज़ाहिर ये जुड़ा है मौशी इस्तेकाम से सारे मामलात। देखिए, बात यह है कि क्या रियासत ने इनकी मदद नहीं की थी 2018 के इलेक्शन की? अगर वो इलेक्शन हलाल थे तो फिर 2024 के हराम कैसे हो सकते हैं? या तो दोनों हराम थे या दोनों हलाल हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो तो रियासत को मदद करनी चाहिए, आप इस हक में हैं? जी, रियासत को करनी चाहिए मदद, आप इस हक में हैं? मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब ने जो 1974 के जरिए बतौर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, सिविल
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने आर्मी को हुक्म दिया था, आईएसआई को, कि आप अंदर अपने एक शास्त्री सेल कायम करें। शास्त्री सेल कायम किया, उसके बाद पीटीआई समेत जो है वो हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग की भी आई, 3 हुकूमतें मुस्लिम, बल्कि ये अभी जो है 4थी हुकूमत मुस्लिम लीग की है, पीडीएम की हुकूमत है, 3 पीपल्स पार्टी की कह चुकी हैं, और ये भी 4थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्यों नहीं वो आईएसआई से पॉलिटिकल सेल खत्म किया? किसने खत्म करना था? ये तो हुकूमत ने एक उनको चार्टर ऑफ ड्यूटी में शामिल किया गया, ऐसे ही जैसे आपको एंकर का रोक दिया गया। कल को कहें कि आप एंकर का किरदार अदा क्यों कर रहे हैं भाई, इसके लिए आपको जो है वो तो फिर वो आप तस्लीम कर रहे हैं कि जो सियासी जमातों ने गलती की वो रोल रहता है, मतलब इलेक्शन के अंदर। और अभी जब तक कि आप उस इदारे के अंदर से, खुफिया एजेंसी से आप उनका रोल नहीं खत्म करेंगे, जो कि आईनी तौर पर आपने उनको दिया हुआ है, सदारती हुक्मनामे के जरिए दिया हुआ है, तो खत्म करें ना। बिल्कुल आप दिया, और फिर वावेला होता है कि भाई आप महदूद रहें अपनी सरगर्मियों तक। अब एक तरफ आप रोल देते हैं, आप गवर्नमेंट में आते हैं, उनके रोल को ख़त्म भी नहीं करती, और फिर वावेला भी उन्हीं के खिलाफ मचाते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब्दुल्ला हमीद गुल, सरबराह जवानाने पाकिस्तान, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मेहमानों से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी अंसर साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। चौधरी अंसर साहब, किस तरह से देखते हैं दहाइयों पुराने वाकयात का आज मुवाजना किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, जिस अंदाज में एक वीडियो अपलोड की गई बानी पीटीआई के ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है वहाँ से, अब इस वीडियो को लेकर ज़ाहिर सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। इसे रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, इदारों के खिलाफ पूरी एक प्रोपेगेंडा मुहिम इसे करार दिया जा रहा है। एफआईए हरकत में आ चुकी है। सर, क्या मकासद हो सकते हैं? आपको लगता है कि 1971 के वाकयात को मौजूदा हालात से जोड़ना दुरुस्त है? मैं ये समझता हूँ कि जो चीजें इस वक्त हो रही हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि देखें जब तक हमारे जो इदारे हैं इनकी वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। ठीक है, सियासत अपनी जगह पे है, सियासत को भी सियासी अंदाज में देखना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक इसमें जाना चाहिए। जो रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो काम हमारे दुश्मन कर रहे हैं, अभी वही काम हमने यहाँ से अपने मुल्क के अंदर शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छा नहीं है। इस डगर पे हम चल रहे हैं, इस पे अगर हम चलते रहे तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा सर, चौधरी अंसर साहब, आप पीटीआई का इस सारी सूरत हाल के बाद मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जाहिर है गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम इसके खिलाफ फुल फ्लैज एक्शन लेंगे, इदारे भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं, बल्कि जो एफआईए की जानिब से ख़त लिखा गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को, उसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पर कहा गया कि रियासत मुखालिफ और पाक फौज के खिलाफ बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर अफसर और जवानों में बगावत और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई है। हमने देखा एक 9 मई का सानहा था, आपको लगता है उससे सबक नहीं सीखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? उसके बाद जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ, अब फिर ऑलरेडी सैकड़ों केसेस भुगत रहे हैं, जिनमें साइफर है, इद्दत का मामला है, 9 मई है, अलकादिर ट्रस्ट है, बहुत सारे मामलात पर मुश्किल में हैं। ये एक और मुश्किल उन्होंने अपने लिए पैदा कर दी और इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया भी, और फर्दर हम देखेंगे आगे। देखिए, यही तो बात मैं पहले कर रहा हूँ कि इसमें हमें नुकसान, कौम को नुकसान हो रहा है और हमें अब रुक जाना चाहिए इन चीजों के ऊपर। देखिए, पीटीआई अभी उन्होंने अच्छे लोगों ने वोट दिया है और ये असेंबली में भी है, और असेंबली में बैठ के सियासी लोगों के साथ मामला को देखना चाहिए, सियासी अंदाज पे आगे बढ़ना चाहिए। और जो इस वक्त मुल्क के हमारे, क्योंकि जो हमारी सरहदें हैं वो महफूज नहीं है, फौज वहाँ पे अंगेज है। हमारे इंटरनेशनली देखें अभी ईरान में जो हुआ है, तो अभी बहुत सारे मामला ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी मिसाइल है। तो हमें अपने मुल्क के अंदर एक यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है, और मैं ये समझता हूँ इसके लिए सबको मिलजुल के काम करने की जरूरत है। तो पीटीआई को भी अपना देखना चाहिए कि इस तरह हमें एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए,
अगर हम एक लिमिट से आगे जाएंगे तो यकीनन दूसरी साइड से भी रद्द-ए-अमल उसका होगा, तो जिससे जो है ना वो कौम और मुल्क को नुकसान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी अंसर सर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम, इस हवाले से फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।